अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सना खान। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं आतिफ सिद्दीकी जो कि एक लाइफ कोच हैं। माय नेम इज़ आतिफ सिद्दीकी और मैं एक लाइफ कोच हूँ। लाइफ कोच के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोफेशनल हूँ। इसके अलावा कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ और बैंकिंग सेक्टर से मुंसलिक हूँ और पिछले 17 साल से मैं ट्रेनिंग्स डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्सेज की फील्ड में काम कर रहा हूँ। सर, आप इस लाइन में कैसे आए? देखिए, कोई भी चीज़ होती है वो आपका पैशन होता है या आप ट्रेंड को देके जा रहे होते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि आप प्रोफेशंस वही इख्तियार करें जो आपका पैशन हो, जिस काम में आपको करने में मज़ा आए, जो काम आपको थकने ना दे, जिस काम में आपको मोर एडवांसमेंट आए। तो ह्यूमन रिसोर्सेज मुझे अच्छा लगा बिकॉज आई वांट टू डिस्कस विद पीपल्स, आई वांट टू टॉक विद पीपल। मुझे लोगों से बात करना, उनके साथ टाइम गुजारना, उनसे आइडियाज़ शेयर करना पसंद था। तो दैट्स व्हाई आई सिलेक्टेड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और आपको कैसा फील हुआ अपने सेशंस में लोगों के इतने ज़्यादा ऑडियंस को आप इकट्ठे देख के और उनके साथ इंटरेक्शन, ये सब आपको कैसा फील होता है? देखिए, मैंने पहले कहा जो आपका पैशन होता है वो आपके सारे फेयर्स को, जो आपका पैशन होता है वो सारे आपके बैरियर्स को ख़त्म कर देता है। ऑडियंस आपके साथ 5 हो या 500 हो, जब आप अपने पैशन में होते हैं, जब आप उसके इश्क में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जब आप उस फील्ड को पसंद करने लग जाते हैं, तो देयर इज़ नो हार्म। कोई भी चीज़ आपके लिए बाकी नहीं रहती। यू गो एंड गो ऑन। और सर, आप अपनी लाइफ के बारे में बताएं कि आपकी लाइफ जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और अपना सारा, ताकि दूसरे देखने वालों व्यूवर्स को भी ना मोटिवेशन मिले। अच्छा, मोटिवेशन अगर मिलती है तो वेल एंड गुड है, लेकिन मैं अपनी लाइफ के आपके सामने वो हार्ड को शेयर करूंगा जो दूसरों के लिए लेसन हो जाए। आई स्टार्टेड माई कैरियर इन स्कूलिंग, देन कॉलेज, देन यूनिवर्सिटीज़ और फिर उसके बाद। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मेरी एजुकेशन फील्ड में मैंने अपनी स्ट्रगल कैसे की। मैं मैट्रिक में था और उसके बाद से लेके आज की डेट तक मुझे मेरी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया। इस डज नॉट मीन दैट कि मैं किसी लोअर मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं मेरी ब्लेस्ड फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बट द रीज़न इज कि मेरे फादर ने हमें इस टाइप की हमारी परवरिश की कि ट्राई टू लर्न योर ओन वर्क। और मैट्रिक में जब हम थे और जब हम इंटर में जब आए तो हमने ट्यूशन पढ़ना शुरू कर दी और हमारे पास पैसे बहुत कम होते थे कि हम बस से जाके कोचिंग सेंटर में पढ़े। तो मैं जाते वक्त की जो होता था किराया वो दे देता था और वास्तव में पैदल चलता हुआ आता था। उस टाइम को, उस रास्ते को कम करने के लिए मैं अपने सबक को रिपीट करता हुआ था। इस तरीके से मैंने अपनी लाइफ की स्ट्रगलिंग की है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि जी हमारे पास गुर्बत थी या हमारे पास ऑप्शन नहीं था, हम पढ़ नहीं सके। ये डिपेंड करता है कि आप अंदर से कितने अपने आप से मोहब्बत करते हैं। ब्लेम गेम तो हर कोई कर लेता है। आप देखते हैं बहुत से ऐसे लोग होते हैं वो कहते हैं जी हमारे वालिदैन ने हमको नहीं पढ़ाया या हमारे इतने मसले मसाइल नहीं थे। बेसिक एलिमेंट्स की जो चीज़ें होती हैं वो हम अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं, लेकिन एज फार एज जब हमारी बात आती है कि आपने तालीम हासिल नहीं की तो वी हैव एक्सक्यूजेस नहीं होते हैं, क्योंकि फ्यूचर में यही एक्सक्यूज जो होते हैं वो आपको एक गड्ढे में डाल देते हैं और फिर आप एहसास से महरूमी या स्ट्रेस में चले जाते हैं। आप अपने आप को बुरा भला कहते हैं, आप एनवायरनमेंट को बुरा भला कहते हैं, अपने वालिदैन को बुरा भला कहते हैं और आपकी तबीयत में एक एंग्जाइटी आ जाती है। तो ये सब चीज़ें ना हो, आपने अपने आप से मोहब्बत करनी है। और तालीम एक ऐसी चीज़ है जो हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। नबी करीम का भी फरमान है कि इल्म हासिल करो चाहे चीज़ जाना पड़े। तो आपने इल्म हासिल करना है, अपने पैशन की फील्ड को लेना है। वॉट एवर यू लाइक टू डू, आपने वो चीज़ करनी है। जब आपका पैशन कन्वर्ट होता है आपके प्रोफेशन में तो आपकी जो विन विन सिचुएशन के चांसेस है बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। सर, लाइफ कोचिंग में और नॉर्मल कोचिंग, इसमें क्या फ़र्क है? लाइफ कोचिंग इज एंटायरली डिफरेंट। नॉर्मल कोचिंग में आपके पास एक कंटेंट होता है जिसके बिहाफ पे आप लोगों को ट्रेन कर रहे होते हैं। एज फार एज लाइफ कोचिंग कंसर्न, जो आपका क्लाइंट होता है या फिर जो कोच होता है, आपको डिटरमिन करना पड़ता है उसके लाइफ के चैलेंजेस क्या हैं, उसकी लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब है, उसको डिगअप करके आपने उसी चीज़ को सोल्यूशन करवाना होता है। तो इसे मैट्रिक्स है, ये केमिस्ट्री है, एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द अदर कोचिंग। ये तो साइकोलॉजी टर्म्स, यू कैन से साइकोलॉजी टर्म्स, बट एज फार एज उसके चैलेंजेस आपके पास आ रहे होते हैं तो आपको डिटरमिन अल्टीमेटली हो जाता है कि उसके चैलेंजेस को किस तरीके से रिजॉल्व करना होता है। ऑफकोर्स साइकोलॉजी के साथ साथ आपकी वास्ट प्रैक्टिसेस भी इसमें शामिल होती है कि हाउ डीप यू आर लर्नर, हाउ डीप यू नो द साइकोलॉजी ऑफ अ पर्सन, हाउ डीप यू नो द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द पर्सन। फिर आपको जो आउटपुट मिलता है अपने ही जिनके ऊपर आपने काम किया होता है उनसे, उनमें सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपका कौन सा रहा? मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस एक साहब के साथ था और उनके साथ फर्स्ट मेरी बात जब हुई थी वो टेलीफोनिक पे हुई थी और वो टेलीफोन पे ये था कि आधे घंटे की बात पे मैंने सिर्फ शायद 2 लफ्ज़ ही बोले थे और वो आधे घंटे में वो सब बोले चले जा रहे थे। और एक ट्रेनर के लिए खामोश रहना कितना मुश्किल होता है, कितनी अजाब की बात होती है। बट वो सेशन मेरे बड़ा ज़बरदस्त था। उनके साथ मैंने लाइफ के सेशंस किए और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो एक सक्सेसफुल लाइफ को गुजार रहे हैं। इस मीन डेट कि आपके पास जो क्लाइंटल आते हैं कि आपको लिसनिंग आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप उसको किस तरीके से लिसन करते हैं। बिकॉज जो भी शख्स आपके पास एज अ क्लाइंट आ रहा होता है, कोच आ रहा होता है, ही वांट टू एक्सप्रेस ईच एंड एवरीथिंग। इट इज डिपेंड अपॉन यू कि वो कौन सा एक्सट्रैक्ट, वो कौन से एलिमेंट है कि जिसको आप साइड पे करके उन्हीं चीज़ों से बात करते हैं ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को सोल्यूशन तक लेके जाए। सर, आप 1 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, बीइंग अ मुस्लिम एक सांस की भी हमें कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 1 साल बाद मैं अपने अंदर मल्टीप्लिकेशन देखता हूँ। लेकिन वो डिपेंड ये करता है कि मेरी कंटिन्यूटी ऑफ वर्क सेम रहे। ऐसा नहीं कि मैं खामोश होकर बैठ जाऊँ 1 साल बाद अपने आप को देखूँ। तो स्ट्रगलिंग ये चीज़ें जो है वो आपको एक स्टेप फॉरवर्ड करती हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि 1 साल बाद मैं बहुत बड़ा 30 बार खान हो जाऊँगा, हाँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिस प्रैक्टिस के साथ, जिस एफर्ट के साथ मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे लर्निंग में मेरी
इजाफा होगा, मेरी डिटर्मिनेशन में इजाफा होगा, मेरी कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन वो ज़्यादा बढ़ेगी इंशाल्लाह। और सर ये बताएं कि आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ आपकी रोज़ाना मुलाकात होती है, आप क्या समझते हैं कि स्टूडेंट्स में एक चीज़ जो है ना, एक एलिमेंट जो है ना बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन? जल्दबाजी का एलिमेंट स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और वो अपने टूल्स, अपनी अहमियत और अपनी एबिलिटीज़ को इग्नोर करके दूसरों की चीज़ों से अट्रैक्ट हो रहे हैं। इमीडिएटली दे वांट टू गेट द मोर एंड मोर सक्सेस इन देयर लाइफ। ऐसा कभी भी नहीं होता। ये बात मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में जो भी चीज़ बहुत तेज़ी से आती है वो उतनी तेज़ी से वापस जाती है। तो यू हैव टू सेक्रीफाइस लॉट ऑफ थिंग्स। और जो मंजिल, जो इमारत नाकामियों के पिलर पे बनती है वो ज़्यादा मजबूत होती है, बिकॉज आपको पता होता है कि उन नाकामियों के पीछे कोई स्टोरी होती है। वो स्टोरी जो होती है वो आपके आने वाली लाइफ में आपको बहुत से चैलेंजेस से, बहुत से स्किल्स से वो आपको इन्हांस कर रही होती है। और कोई ऐसा मैसेज दें जो स्टूडेंट्स समझे कि वो उनके लिए एक ब्लेसिंग है बहुत बड़ी, जो आप बहुत से लड़कों में, लड़कियों में आजकल स्टूडेंट्स में फील करते हैं। ट्राई टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ। जब आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ज़िंदगी में आपको आगे कैसे बढ़ना है। और ट्राई टू लर्न योरसेल्फ। एक बत्तख की मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि हमें बड़ी अच्छी तरीके से वो फ्लोट करती हुई दिख रही होती है एक झील पे, लेकिन उसकी पैडलिंग कंटिन्यूटी रहती है। अगर वो अपनी पैडलिंग को रोक दे तो वो सैंक हो जाएगी। बिल्कुल उसी तरीके से अपनी लाइफ में जद्दोजहद करनी है और लाइफ में आपको जितनी भी नाकामियाँ आती हैं वो नाकामियाँ नहीं होती, वो आपको कामयाब बनाने के लिए आपके अंदर टूल्स इंपावर किया जा रहा होता है। अच्छा सर, आप ये बताएं कि एचआर के क्या चैलेंजेस हैं पाकिस्तान में? देखिए, प्रैक्टिसेस एचआर की नहीं हो रही। हम थ्योरेटिकल बड़ी बात करते हैं एचआर के हवाले से, इंप्लीमेंटेशन हम चीज़ों की करवा रहे होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। और जो भी चीज़ जिसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं होती वो थोड़े टाइम पे जाके अपना दम, अपनी लाइफ को खत्म कर देती है। बिल्कुल इसी तरीके से ट्रेनिंग्स वगैरह बहुत हो रही होती हैं। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग्स करवाती हैं अपने जो एम्प्लॉय को, वो इंडोर ट्रेनिंग करवाती हैं, आउटडोर ट्रेनिंग करवाती हैं, ओपन डोर ट्रेनिंग करवानी होती है, लेकिन उसके इंप्लीमेंटेशन पे कोई भी इनके कोई फुटिंग्स नहीं होते हैं। उनके इंप्लीमेंटेशन पे उनके पास कोई भी ऐसा मेजरिंग स्केल नहीं है कि वो ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने अपने आप को कितना डेवलप किया और ऑर्गेनाइजेशन को कितना डेवलप किया। तो ट्रेनिंग शुड भी, अगर आपके एचआर की मूल प्रैक्टिसेस हैं तो आपको अपने एम्प्लॉय पे, हम इन्वेस्ट करते हैं, एम्प्लॉय जो है अपनी जॉब को क्विट करके ट्रेनिंग लेने के लिए जा रहा होता है, एम्प्लॉय पे इन्वेस्टमेंट्स हो रही होती हैं, लेकिन जब वो ट्रेनिंग लेकर आता है तो उसके पास, आपके पास टूल्स ऐसे होने चाहिए कि उस ट्रेनिंग से आपने लर्न क्या किया है। जब आप उसके सवाल नहीं करेंगे, जब आप उस इंप्लीमेंटेशन की बात नहीं करेंगे तो उसकी नज़र में ट्रेनिंग की अहमियत खत्म हो जाएगी। तो ट्रेनिंग को ऑन दी जॉब, ऑफ दी जॉब पता होना चाहिए, उसके इंप्लीमेंटेशन को आपको कंप्लाइंस जरूर करवाना चाहिए। सर आप ये बताएं कि मोटिवेशनल ट्रेनर और कॉर्पोरेट ट्रेनर में क्या फर्क है? देखिए, कॉर्पोरेट ट्रेनर का तो मैंने आपको बता दिया है और मोटिवेशनल ट्रेनर जो है आजकल हर कोई बना फिर रहा है, लेकिन मैं उसी मोटिवेशनल ट्रेनर को मानता हूँ जिसकी अपनी कोई सक्सेस स्टोरी हो। एक ऐसा मोटिवेशनल ट्रेनर जो अपनी आप बीती बता सकता है वो बेहतर होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम किसी की आपने मोटिवेशनल कहानी सुनकर उसको सुना देने वाला मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होता, बिकॉज ही इज ओनली जस्ट अ स्टोरी टेलर। तो मोटिवेशनल ट्रेनर आर दोस्त हु आर टेलिंग देयर ओन स्टोरीज, और टेलिंग देयर ओन स्टोरीज वही सुना सकते हैं जो हार्ड एफर्ट्स में लेके गए होते हैं। तो मोटिवेशनल ट्रेनर के जो कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में, जो एशिया में हमारे, वो तो सा डिफरेंट है। मोटिवेशनल ट्रेनर्स नॉट लाइक दैट। वो लोग जिनकी अपनी सक्सेस स्टोरीज बनी हुई होती हैं और सक्सेस स्टोरी हमेशा एक नाकामी के सैलाब से निकलते हुए एक कामयाबी के समंदर को छूती है, तो वो होते हैं हमारे मोटिवेशनल ट्रेनर। कॉर्पोरेट ट्रेनर का हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि वो ट्रेनर जो आपके मैनेजमेंट के लोग को डेवलप करते हैं, जो मैनेजमेंट के स्किल्स जो है वो इन्हांस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट के लिए। व्हाट इज द रोल ऑफ एचआर टू रिटेल एम्प्लॉय? बेसिक कंकरेंट अगर एचआर का देखें, या मैं जिसको कहूँ कि बेसिक बैकबोन ऑफ एचआर टू रिटेन एम्प्लॉय। आप एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए एचआर कौन कौन से एफर्ट कर सकता है, उसकी इंगेजमेंट क्या हो सकती है, आप एम्प्लॉय को कितना डेवलप कर रहे हैं। ये बात तो बहुत ज़्यादा तय है कि एम्प्लॉय कभी भी पैसे के लिए छोड़ के नहीं जाता। एम्प्लॉय की जाने की वजह होती है वहाँ का एनवायरनमेंट। एम्प्लॉय की जाने की वजह ये होती है कि उसको अपना सक्सेस का ट्रैक नहीं दिख रहा होता। एम्प्लॉय की जाने की वजह ये होती है कि उसका असाइनमेंट, उसकी जो जॉब प्रोफाइल है उसे मैच नहीं कर रहा होता। तो मेन कोर ऑफ एचआर टू एनालिसिस एंड एनालाइज ईच एम्प्लॉय और फिक्स उसको करे अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की, अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनोग्राम, और साथ साथ उसको ट्रेन भी करे, डेवलप भी करे, मोटिवेट भी करे, ताकि जैसे जैसे एम्प्लॉय डेवलप और मोटिवेट हो वो आगे जाता रहे और उसकी जो जगह है उसके दूसरे लोग उसको फिल करते रहे, ताकि मोटिवेशन का जो एलिमेंट है वो टॉप टू बॉटम वो रिटेन रहे, जिसको हम कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग। सर आप ये मुझे बताएं कि आने वाले फ्यूचर में एचआर का क्या मुस्तकबिल आप देखते हैं? और मोस्टली ये होता है कि लड़कियां होती हैं इस फील्ड में, वाई? अच्छा, किसी अब लेमैन से पूछते हैं एचआर क्या है तो वो कहता है कि जहाँ पे जॉब्स मिलती हैं। ऐसा नहीं है, रिक्रूटमेंट एचआर का एक पार्ट है और आने वाले दिनों में मैं एचआर का फ्यूचर बहुत ब्राइट देख रहा हूँ, बिकॉज बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एचआर में डिग्रीज़ दे रही हैं और स्टडी के एचआर की डिग्रीज दे रही हैं। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स अनाउंस कर रही हैं। अच्छा, ये वाला आपका सवाल मुझे तो बड़ा मज़ेदार लगता है कि एचआर में सिर्फ लड़कियाँ ही होती हैं। अच्छा, ये आपको वो शख्स देगा कि जो या जॉब की हंटिंग में होता है या उसका एचआर से कोई वास्ता नहीं होता। ये बात बिल्कुल सही है कि इंटरव्यूज़ वगैरह जो है वो हमारा जो प्राइम इंटरव्यू होता है, जो जिसको हम कहते हैं कि प्राइम स्कैनिंग, उसमें मोस्टली लड़कियाँ ही होती हैं। बट अब ये ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया है।
वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात चल रही है, तो मैं कभी भी कोई मंफी इसमें जुमला नहीं बोलूँगा। वुमेन को हमेशा एम्पावरमेंट देनी चाहिए, उसकी अपनी रिस्पेक्ट अपनी जगह पर है, लेकिन ऐसा नहीं है। HR में लड़के और लड़कियाँ अकॉर्डिंग टू स्किल्स एंड नॉलेज और उनकी एबिलिटी के हिसाब से वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। अगर आप क्या सोचते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, आजकल जो इतने स्लोगन्स चल रहे हैं उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? सना बड़े सेंसिटिव टॉपिक पे आपने मुझसे बात की है, अगर आप नहीं कहती तो बेहतर था, बट कि नहीं, आपने सर, बात issue कह दी है है और फिर। उसको करें। देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट उस वक्त ही कायम हो गई थी जब सूरह निसा आई थी, और औरत का दिन सिर्फ एक नहीं होता, 8 मार्च हर दिन औरत का है, क्योंकि औरत एक बहन है, एक माँ, एक बेटी है। और मैं ये समझता हूँ कि उस चीज़ से मक्खी नहीं आती जिसको ढांक के रखा जाए, जिसको रिस्पेक्ट से रखा जाए, जिसको हिफाजत से रखा जाए। औरत की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, औरत के हर हुकूक देने चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो एडवांसमेंट की तरफ चली जाती हैं वो औरत की अपनी जो उसकी अपना पैराडायनेमिक्स है या उसकी अपनी पर्सनैलिटी है उसको तो क्रैक करती है। औरत माँ है, औरत बेटी, औरत बहन है, हर मर्द पे फ़र्ज़ है, हर मर्द पे लाजिम है कि इनकी रिस्पेक्ट करें, इनसे मोहब्बत करें, इनका ख्याल करें। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का एहतमाम करते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें की और बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। और स्टे ट्यून विद अस, अगले एपिसोड पे फिर कहीं मिलेंगे करियर कारवां के नेक्स्ट एपिसोड पे। स्टे ट्यून विद अस।